ऐसे ही का तमाम ये कम्बोजलाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए ऑन द शो आज खबरें कौन सी हैं जो मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट में लगी गूगल को लताड़। आरबीआई को राज्यों के खजाने की चिंता। देश के 90% अरबपति हुए और अमीर। चीन में आर्थिक सुस्ती के मिले पुख्ता संकेत। रोटी, कपड़ा और मकान पर महंगाई की मार। और एक पढ़े लिखे बेरोजगार ने भेजी वित्त मंत्री को अपने अरमानों की चिट्ठी। शुरुआत रुपे कार्ड की खबर से। देश में रुपे कार्ड और भीम यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। शनिवार को इस सिलसिले में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बैंकों को सरकार की तरफ से 2600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि बैंक रुपे कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन पर ग्राहकों से किसी तरीके का शुल्क ना वसूलें। सर, ये स्कीम कैसे काम करेगी? पहली बार सरकार बैंकों को कुछ अलग से देने जा रही है यूपीआई और भीम जैसे ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 2-3 साल से बैंक्स इस बात की शिकायत लगातार कर रहे थे कि ये एक इकलौती ऐसी सर्विस है जो मुफ्त में लोगों को देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैंकिंग सेवाओं पर किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई ना कोई फीस जरूर लगती है। पर भारत में जो सबसे बड़ा हिस्सा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का, जो यूपीआई के थ्रू हो रहा है, उसमें बैंकों का पूरा नेटवर्क, बैंकों का पूरा सिस्टम इस्तेमाल तो होता है पर बैंकों को उसके बदले कुछ नहीं मिलता। और इसलिए बैंकों की तरफ से इस बात का दबाव था सरकार पर कि यदि सरकार उन्हें सीधी कोई मदद नहीं देती तो बैंकों को इस पर कोई फीस लगानी होगी। तो पहली बार भारत में पेमेंट प्रमोशन सब्सिडीज शुरू हो रही हैं। ये भारत का पेमेंट प्रमोशन या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रमोशन सब्सिडी का पहला प्रयोग है, जिसका बिल है 2600 करोड़ रुपए। वो 2600 करोड़ रुपए का बिल हम और आप टैक्स पेयर बजट से चुकाएंगे और ये पैसा बैंकों को दिया जाएगा। बैंकों को 0.4% छोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए ये दिया जा रहा है, 2000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन्स, जो पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट के बीच में हो रहे हैं। पर्सन टू पर्सन नहीं बल्कि पर्सन टू मर्चेंट के बीच हो रहे हैं। एक दुकान से सामान लेने या कहीं से सामान खरीदने पर 2000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन्स पर सरकार बैंकों को इस स्कीम के तहत करीब 0.4%, जिसमें अधिकतम 100 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, जो कि लो वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस पर, कम आकार के ट्रांजैक्शंस पर दिया जाएगा। और इसके बाद बैंक कम से कम फिलहाल आपको जो यूपीआई सुविधा दे रहे हैं और जिनका हम और आप बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, उन पर कोई फीस नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ से भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक बड़ा शिफ्ट शुरू हो रहा है। सरकार कब तक बैंकों को ये 2006 पहले ये भी स्कीम लागू की गई है, कितने ट्रांजैक्शंस पर कितना पैसा दिया जाएगा ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि इसके बाद बैंकों में यूपीआई ट्रांजैक्शन तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद सरकार ये तय करेगी कि शायद ये स्कीम कब तक जारी रखी जाए या फिर क्रमशः इसे किसी तरह से किसी फीस के दायरे में लाया जाए। अमेरिकी टेक कंपनी गूगल को सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली है। गूगल ने कंपटीशन कमीशन के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई थी, लेकिन कोर्ट ने सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ में गूगल से यह भी पूछा है कि वह भारत और यूरोप में अलग अलग स्टैंडर्ड क्यों अपना रहा है। सीसीआई ने गूगल पर कंपटीशन नियमों के उल्लंघन के लिए 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया हुआ है और आदेश दिया है कि गूगल एंड्रॉयड पर अपने प्रभुत्व का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। सर, भारत और यूरोप में अलग अलग स्टैंडर्ड की बात सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही? सुप्रीम कोर्ट क्योंकि गूगल का ने जो तर्क दिया था अपनी तरफ से, वो तर्क यही था कि भारत के कंपटीशन कमीशन ने यूरोप के कंपटीशन कमीशन की तरफ से जिस तरीके का ऑर्डर आया, लगभग उसी तरीके का ऑर्डर यहाँ उसके इंस्पिरेशन से पूरा ऑर्डर लिखा है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का रुख गूगल की तरफ काफ़ी सख्त था और इसे वापस एनसीएलटी को भेज दिया गया। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जिन नियमों को वो यूरोप में लागू कर रहा है वही नियमों से भारत में भी लागू करने चाहिए। वहाँ भी लगभग ऐसा ही मामला था एंटी ट्रस्ट का, जिसमें कि गूगल ने अपने एंड्रॉयड सिस्टम का दुरुपयोग किया था और इस्तेमाल किया था और बाजार में प्रतिस्पर्धा को सीमित किया था। और अब इसके बाद जो परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, उसमें शायद गूगल को
तात्कालिक तौर पर इसका भुगतान करना पड़ेगा। और इसके बाद भारत के एंड्रॉयड स्पेस में बड़ी उथल पुथल शुरू होगी, क्योंकि एंड्रॉयड स्पेस में अब गूगल को, अन्य ऐप डेवलपर्स को और अन्य ऐप मार्केट्स को, ऐप बेचने वाली एजेंसियों को भी जगह देनी पड़ सकती है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्यों के आर्थिक हालात कोरोना की मार से उभर रहे हैं। 2021 के दौरान, वित्त वर्ष 2021 के दौरान राज्यों का कुल वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.1% के बराबर था, जो वित्त वर्ष 2023 के दौरान जीडीपी का 3.4% रह जाएगा, ऐसा अनुमान है। रिजर्व बैंक ने राज्यों को सलाह दी है कि वे अपने निजी निवेश को बढ़ाने के लिए माहौल तैयार करें। हालांकि रिपोर्ट में कुछ राज्यों की ओर से पुरानी पेंशन योजना जारी करने, लागू करने या उसकी घोषणा करने पर आरबीआई ने आपत्ति जताई। आरबीआई ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना से राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक तौर पर नया खतरा बढ़ जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की है। हिमाचल से पहले पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी अपने यहाँ पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर चुके हैं। सर, आरबीआई की रिपोर्ट में राज्यों के कर्ज को लेकर क्या कहा गया है? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में राज्यों की तस्वीर मिली जुली है। रिजर्व बैंक ने इस रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकारों के राजकोषीय ढांचे पर जो 2020-21 में बड़ा असर पड़ा था, उसमें कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। ये बीता साल थोड़ा बेहतर रहा है। हर साल राज्यों के कामकाज पर, वित्तीय कामकाज पर आरबीआई एक रिपोर्ट लेकर आता है और उसके हिसाब से राज्यों का वित्त के राजकोषीय घाटे में भी कमी आई, उनके राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई। हालांकि उनके राजस्व के संग्रह में बढ़ोतरी नहीं हुई, पर केंद्र सरकार से मिलने वाले जो ट्रांसफर थे जीएसटी के हिस्से के तौर पर या जीएसटी में नुकसान के तौर पर, वो समय पर मिले हैं, तो राज्यों के राजकोषीय घाटों की और राजस्व की स्थिति अच्छी है। अब अगले साल जब ये पूरा साल बगैर संसाधन हस्तांतरण के निकलेगा, तो अगले साल राज्य सरकारों की स्थिति स्वाभाविक रूप से दिखाई देगी कि उनके रेवेन्यूज की स्थिति क्या है। राज्य सरकारों के बकाया कर्जों की स्थिति में खासतौर पर आरबीआई का कहना है कि राज्य सरकारों का जो डेट का कंपोजिशन है, उनके जो कर्ज का ढांचा है, उसमें मार्केट बोरोइंग्स का हिस्सा सबसे बड़ा है। मैं अगर आंकड़े चेक करने की कोशिश करूं तो ये पता चलता है इन आंकड़ों में कि शुभम करीब 64% के आसपास राज्य सरकारों के लोन मार्केट लोन्स हो चुके हैं। और जो अगर आप 2017 की तुलना में देखें तो 48% से बढ़कर राज्य सरकारों के टोटल कर्ज में इनका हिस्सा 64% के आसपास पहुंच चुका है। और ये एक चिंता की वजह है, क्योंकि बढ़ती हुई ब्याज दरों के कारण बैंकों की तरफ से दिए गए कर्ज पर ब्याज का बोझ बढ़ने का खतरा है। 2022 के दौरान देश के अधिकतर अरबपतियों की संपत्ति में बढ़ोतरी देखने को मिली है। रियल एस्टेट कंपनी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2022 के दौरान भारत के 10 में से 9 अरबपतियों की संपत्ति बढ़ी है। कल ही हमने एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखी जो इस बात को कहती है कि जो नई वेल्थ क्रिएट हुई उसमें भी जो अमीर लोग हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि निचले स्तर पर बड़ी हिस्सेदारी नहीं गई है। सर, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट संपत्ति को लेकर भी क्या कोई टिप्पणी करती है? हाँ, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में ये रिपोर्ट लगभग वैसी ही है जो हमने ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखी थी, पर नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट इस वजह से थोड़ी विशेष और ख़ास मानी जाती है क्योंकि ये भारत के सुपर रिचेस की, जो सुपर रिचेस हैं या जिनको अगर आप कैपिटलिज्म की भाषा में कहें तो प्लूटोक्रेट्स हैं, उनकी कमाई को और उनके खर्च के पैटर्न को करीब से आप है। और यहाँ आपको एक चीज़ जानकर आश्चर्य होगा शुभम कि भारत में सुपर रिचेस की आय बढ़ने की, भारत के जो सबसे अमीर लोग थे उनकी आय बढ़ने की रफ्तार पूरी दुनिया से ज़्यादा रही है। यानी भारत में पिछले 2 साल में अमीर लोग पूरी दुनिया के अपने ही समकक्ष लोगों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से अमीर हुए। भारत में जो 35% टोटल सुपर रिचेस थे उनकी वेल्थ में 10% की ग्रोथ 2022 में दिखाई दी, जो कि ग्लोबल स्केल पर सुपर रिचेस की ग्रोथ से ज़्यादा है। और ये माना जा रहा है कि भारत के जो सुपर रिचेस हैं उन्होंने अपने ग्लोबल काउंटर पार्ट से या अपने अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों की तुलना में 40% बेहतर इनकम अर्न की है 2022 के दौरान। यानी जब भारतीय अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से खपत कमजोर थी, उस समय भारत के सुपर रिचेस की आय में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी चीज़ ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत के जो सुपर रिचेस हैं उन्होंने क्रिप्टो में पैसा नहीं लगाया है। जब पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि क्रिप्टो में निवेश छोटे निवेशकों ने किया, ये रिपोर्ट बताती है और आश्चर्यजनक रूप से बताती है कि भारत के जो सबसे समृद्ध लोग थे उन्होंने क्रिप्टो में निवेश नहीं लगाया, जबकि एशिया पैसिफिक रीजन के जो सुपर रिच थे, अमीर थे, उन्होंने 1% और ग्लोबल सुपर रिचेस ने अपना 2% पैसा क्रिप्टो में लगाया था। भारत के
4% ही सुपर रिचेज ने, केवल, ये भी ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, भारत के केवल 4% सुपर रिचेज ने पैशन इन्वेस्टमेंट जैसे आर्ट, लग्जरी सामान, इनमें निवेश किया है। ज़्यादातर उनके निवेश पारंपरिक तौर पर जो निवेश के मौके हैं, चाहे वो इक्विटी हो, बॉन्ड्स हो या रियल एस्टेट हो, वहीं पर केंद्रित है। मंगलवार को चीन की तरफ से जारी किए गए आर्थिक ग्रोथ के आंकड़ों में दिसंबर तिमाही के दौरान चीन की ग्रोथ 2.9% आंकी गई है, जो बाजार के अनुमान से तो बेहतर है, लेकिन तीसरी तिमाही के मुकाबले बहुत कम ग्रोथ है। दिसंबर तिमाही के दौरान बाजार में 1.8% ग्रोथ का अनुमान लग रहा था और सितंबर तिमाही के दौरान चीन की ग्रोथ 3.9% रही थी। दिसंबर तिमाही के ग्रोथ घटने की वजह से पूरे 2022 के दौरान चीन की जीडीपी की जो ग्रोथ रही है वो 3% रही है, जबकि 2021 में ये 8.1% थी। सर, 8% से सीधे 3% पर चीन की अर्थव्यवस्था किस तरह असर करेगी दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर? चीन के लिए की अर्थव्यवस्था, हालांकि अगर आप तिमाही के आंकड़े देखें तो उन आंकड़ों में तो हमें जो चौथे क्वार्टर के आंकड़े देखें उस हिसाब से तो चीन की अर्थव्यवस्था में मासिक आधार पर या सालाना आधार पर बेहतरी दिखती है, पर ओवरऑल चीन की एक साल में आर्थिक विकास दर 3% जाने का पूरी दुनिया के बाजारों के लिए काफ़ी बड़ा मतलब है। कच्चे माल की आपूर्ति की दृष्टि से जो बड़े दुनिया के कच्चे माल निर्यातक है उन्हें उन पर इसका असर पड़ेगा, और अब कि चीन के पास एक बड़ा बैकलॉग है ग्रोथ के टूटने का, तो हमें दुनिया भर के कमोडिटी ट्रेडर्स की रणनीतियों में बदलाव दिखाई देगा। दूसरी तरफ चीन में आने वाले 5-6 महीनों में इस ग्रोथ का असर और ग्रोथ में गिरावट का असर और गहराएगा, और उसका असर हमें पूरी दुनिया में उत्पादन के स्तर पर भी दिखाई देगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये कि चीन की अर्थव्यवस्था में, यहीं से चीन की अर्थव्यवस्था का एक दूसरा पहलू भी दिखाई देता है। यह भी माना जा रहा है इस आंकड़े के साथ एक पहलू के तौर पर कि चीन की अर्थव्यवस्था में अब ढलान का समय समाप्त हो चुका है और यहां से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होती दिखाई दे रही, और इसलिए अब चीन की इकोनॉमी में नए सिरे से, खासतौर से वित्तीय बाजारों में, क्योंकि वित्तीय बाजारों का निवेश पहले आता है, वास्तविक निवेश बाद में आता है, तो चीन के वित्तीय बाजारों में निवेश बढ़ने की संभावना भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बाजार में इस तरीके के संकेत हैं कि कई सारे निवेशक अपनी रणनीतियां बदल रहे हैं और अब चीन की अर्थव्यवस्था वापस खुलने के साथ वहां उत्पादन बढ़ने का असर होगा। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था में जो 3% की विकास दर ने 2022 में देखी शुभम, उसका असर हमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में निश्चित तौर पर ग्रोथ रिसेशन के तौर पर या मंदी के तौर पर सामने तो नजर आएगा ही। चीन से चलिए यूरोप के देश भविष्य में एक साथ मिलकर नेचुरल गैस खरीद के कारोबार में उतर सकते हैं। यूरोपियन आयोग की तरफ से कहा गया है कि अगली गर्मियों से पहले संगठन के देश एक साथ मिलकर नेचुरल गैस की खरीद करेंगे ताकि अपनी स्टोरेज क्षमता को फिर से भरा जा सके और अगली सर्दियों के दौरान यूरोपियन यूनियन के देशों को नेचुरल गैस की किल्लत का सामना ना करना पड़े। सर, ये कैसी नई तैयारी है? यूरोपियन कमीशन ने एक नई मुहिम शुरू की और यहां से फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में एक नई पेशबंदी शुरू हो रही। हम पहली बार दुनिया के बाजारों में बायर्स का कार्टेल बनता हुआ देख रहे हैं, और बायर्स के कार्टेल का, यानी अभी तक बाजार आमतौर पर सेलर्स के कार्टेल पर चलता है। ओपेक जैसे देश हैं जिनका अपना एक कार्टेल है। ये भी माना जा रहा है कि लिथियम के सप्लायर भी दुनिया में अपना एक कार्टेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोयला उत्पादक देशों का भी छोटा मोटा गठजोड़ जैसा बना हुआ है। पहली बार ग्राहक अपना कार्टेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि यूरोप के इतने सारे देश हैं और उनकी गैस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और दुनिया के बाजार में यूरोप की गैस आयात की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है, तो इसलिए वो ज्वाइंटली एक स्ट्रेटजी बनाकर दुनिया के गैस विक्रेताओं से बार्गेन करना चाहते हैं। यह रणनीति रूस से एनर्जी के रिश्ते खत्म होने के बाद और अब रूस से भविष्य में एनर्जी के रिश्ते खत्म रखने के फैसले के साथ हुई है। यूरोपियन कमीशन ने एक संगठन है यूरोप के एनर्जी रेगुलेटर्स का, जिसको ACER कहते हैं, कोऑपरेशन ऑफ एनर्जी रेगुलेटर्स, उसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी है यूरोपीय आयोग ने, और एक कहा है कि ये सारे यूरोप के जो एनर्जी खपत करने वाले देश हैं उनके रेगुलेटर्स के साथ मिलाकर एक रणनीति बनाए, और जिस रणनीति के आधार पर पूरे यूरोप के लिए एक साथ गैस की कीमतों पर और आने वाले समय में गैस की आपूर्तियों के लिए बायर्स के साथ नेगोशिएशंस शुरू किया जाए। ये माना जा रहा है कि यूरोप को शुभम फिलहाल इस समय जो अपने नेचुरल गैस के स्टॉक्स हैं उनको जो अब दोबारा भरे जाएंगे तो उनकी लागत करीब 50 बिलियन यूरोज होगी। करीब $51 बिलियन की गैस परचेज यूरोप से नए सिरे से निकल कर आएगी अपने भविष्य के स्टॉक्स तैयार करने के लिए, क्योंकि अब यूरोप के देशों को 10 गुना ज़्यादा गैस चाहिए अपने टैंक्स भरने के लिए। जब रूस से
से पाइपलाइन से आने वाली सप्लाई बदलने वाली है। और यही वजह है कि यूरोप के देशों के पास अब बड़ी बाइंग पावर मौजूद है। करीब $50 बिलियन की गैस उन्हें खरीदनी है और अब उनको लंबे समय के लिए स्टॉक्स बनाने होंगे। जब पाइपलाइन से गैस आती थी तो स्टॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी, इसलिए ये नई रणनीति दिखाई दे रही। और ये रणनीति दुनिया में गैस उत्पादक देशों को, जिनके अपने कार्टेल हैं, उनके लिए चुनौती बनेगी। और शायद दुनिया के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी हमें बायर्स के कार्टेल बनते दिखाई दें। करीब एक दशक तक एक साथ चली वैश्विक अर्थव्यवस्था में अब बिखराव की स्थिति देखी जा रही है और इस बिखराव की वजह वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 7% तक घटा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने ये चेतावनी दी। IMF ने ये कहा है कि कुछ देशों की GDP तो 8 से 12% तक गिर सकती है। इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। सर, क्या मायने हैं इस चेतावनी के? 7% की दुनिया की ग्रोथ में गिरावट बहुत बड़ी खबर है। और ये खबर इसलिए है क्योंकि जो 7 से 10% की आर्थिक विकास दर हमने पिछले आर्थिक विकास में 7 से 10% की जो बढ़ोतरी देखी थी ओवरऑल पूरी दुनिया में, वो बढ़ोतरी ग्लोबलाइजेशन के जरिए आई थी। क्योंकि दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़े थे, उन्होंने अपनी उत्पादन सुविधाएं, उन्होंने अपनी तकनीकें एक दूसरे से ट्रांसफ़र की थी और पूरी दुनिया एक साथ उत्पादन कर रही थी। कोविड से पहले से ये व्यवस्था शुरू हो गई थी जहां हमने ग्लोबल इकोनॉमी के इंटीग्रेशन के बजाय फ्रेगमेंटेशन शुरू होना देखा था, यानी कि एकीकरण के बजाय बिखराव की परिस्थिति पूरी दुनिया में बन रही है। IMF का मानना है कि दुनिया के कई सारे देश अब धीमे धीमे अपने आप को सिकोड़ रहे हैं, वो अपनी उत्पादन क्षमताओं को अपने भीतर कर रहे हैं और दूसरे देशों से आयात करने के बजाय अपने यहाँ उत्पादन क्षमताएं लगा रहे हैं। और इससे पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को, GDP को 7% का नुकसान होगा। IMF ने इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कही जो ज़्यादा चेतावनी वाली है। का कहना है कि ये अभी तक तो सप्लाई चेन का फ्रेगमेंटेशन है, यानी जो आपूर्ति की चेन है पूरी दुनिया में उनका बिखराव है। लेकिन अगर इसके साथ टेक्नोलॉजी की सब आपूर्तियों पर भी असर पड़ा, जैसे कि चीन को अमेरिका की तरफ से चिप की टेक्नोलॉजी की आपूर्ति पर रोक, या दुनिया के अन्य देशों में एक दूसरे से टेक्नोलॉजी हस्तांतरण और तकनीकों के आपूर्ति की सप्लाई पर रोक, अगर ये दिखाई पड़ा तो ये नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता है। और इसका जो प्रत्यक्ष असर, सीधा असर हमें दिखाई देगा, वो दुनिया में महंगाई के तौर पर दिखाई देगा। क्योंकि एक साथ प्रोडक्शन करती, एक साथ उत्पादन करती, एक साथ एक दूसरे को उत्पाद सेवाएं बेचती दुनिया महंगाई को तोड़कर इस लेवल तक ले आई थी कि घोषणा हुई थी कि महंगाई खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। अब एक दूसरे से अलग होती, बिखरती, एक दूसरे पर संदेह करती और सवाल उठाती और लड़ती हुई जो दुनिया है, वो दुनिया धीमे धीमे उत्पादों की महंगाई झेलने के लिए तैयार हो रही है। और इसलिए हमें देख रहे हैं कि कमोडिटी की कीमतों में भी वापस बढ़ोतरी की और बाकी सारे उत्पादों की कीमतों में वापस बढ़ोतरी की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने कहा है कि 2023 के दौरान वैश्विक स्तर पर रोजगार की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले आधी रह जाएगी। ILO ने 2023 के दौरान दुनिया भर में रोजगार की ग्रोथ सिर्फ 1% रहने का अनुमान लगाया है और साथ में ये भी कहा है कि इस साल जिन लोगों को रोजगार मिलेगा उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, कम वेतन होगा, ऐसे रोजगार आर्थिक सुरक्षा कम होगी, ऐसे रोजगारों में जो आर्थिक सुरक्षा है वो भी कम होगी। सर, रोजगार को लेकर ऐसे अनुमान? हाँ, रोजगार को लेकर ये अनुमान और ILO के अनुमान लगभग उसी परिस्थिति की तरफ है जिस परिस्थिति में हम भारत के रोजगार बाजार की स्थिति पिछले 2 साल से देख रहे हैं। 2022 में पूरी दुनिया में नौकरियों की जो जॉब्स गैप थी वो 3.3 करोड़ नौकरियों की थी, जो 2019 के स्तर के बराबर थी। और इसमें 15% के आसपास महिलाओं के लिए और 10.5% के आसपास ग्लोबल पुरुषों के लिए जॉब्स के गैप थे। अब ओवरऑल अगर आप ILO की रिपोर्ट को गहराई से देखें तो उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देती। एक तो ये कि ILO कह रहा है कि पूरी दुनिया में अनौपचारिक नौकरियों की तादाद बढ़ेगी, इनफॉर्मल जॉब्स की तादाद बढ़ेगी। भारत की परिस्थिति आप देखिए, भारत में सरकारी नौकरियों में भी सरकारी सेवाओं में भी इनफॉर्मल और कॉन्ट्रैक्ट और संविदा कर्मियों की संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। इनफॉर्मल जॉब्स से जो फिनेंशियल सिक्योरिटी है, जो पेंशन्स हैं, जो ग्रेच्युटीज़ हैं, इनकी सुविधाएँ कम होती जाती हैं और इसके अलावा वेतन कम होंगे। ILO ने यह भी कहा है कि चूंकि बेकारी काफ़ी ज़्यादा है, दुनिया के बाजार में श्रमिकों की आपूर्ति कुछ बाजारों में ज़्यादा होगी, इसलिए वेतन में कमी भी दिखाई देगी। दूसरी चीज़ ये कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी और डिमांड में गिरावट के कारण कंपनियां सबसे पहले अपने यहाँ श्रम शक्ति की लागत को कम करने की कोशिश करेंगी। अब बात रोटी, कपड़ा और मकान की।
आप भी सोच रहे होंगे अचानक बात रोटी कपड़ा और मकान की कैसे आ गई। ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि बीते 2-3 दिनों में आपने जो महंगाई के आंकड़े पढ़े, चाहे वो थोक महंगाई के थे, चाहे वो खुदरा महंगाई के थे, वो ये बता रहे थे कि देश में महंगाई कम हो रही है। हालांकि अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो हमने आपको उसके अंदर का सच, उसके अंदर की तस्वीर ज़रूर दिखाई थी, जो बताया था कि ज़िद्दी महंगाई अभी भी बसी हुई है और इसके अंदर बनी हुई है। आज हमने अलग अलग सेगमेंट पकड़ने की ये कोशिश की कि ठीक है, जिद्दी महंगाई तो हमने आपको बता दी, आरबीआई की चिंता भी बता दी कि कोर इन्फ्लेशन आरबीआई की चिंता है, लेकिन जो सबसे 3 बुनियादी चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों की महंगाई की क्या स्थिति है, ये हम आज समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोटी की महंगाई की। तो यहाँ तस्वीर यह है कि देश में गेहूं की महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंगलवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 3065 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अगर आप इसी बाजार में 1 किलो गेहूं खरीदने जाएं तो उसकी कीमत अब 30 रुपये से ज़्यादा होगी। समझ लीजिए आटा कितने का होगा। इतिहास में इतना महंगा गेहूं कभी नहीं बिका। पिछले 1 साल के दौरान दिल्ली में गेहूं की कीमत करीब 40% बढ़ गई। सरकारी गोदाम में गेहूं का स्टॉक 6 साल के निचले स्तर पर लुढ़क गया। केंद्रीय पूल में अगर आप देखें तो 171 लाख टन के आसपास गेहूं अभी बचा हुआ है। गेहूं महंगा हुआ तो आटा महंगा, मैदा महंगी, सूजी महंगी, सारे उत्पाद महंगे हो गए। सर, गेहूं की महंगाई गले इसलिए नहीं उतरती है क्योंकि नई फसल आने वाली है। हर रोज अखबार में खबरें छप रही हैं कि फसल बेहतर है, गेहूं का ज़्यादा उत्पादन होगा। ज़्यादा उत्पादन होगा, फसल बेहतर है, उसके बाद भी गेहूं की महंगाई। ये भारत की में खासतौर से अनाजों की महंगाई को लेकर एक बिल्कुल नया और बदला हुआ परिदृश्य है, जिसे हम आप इग्नोर नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। रिजर्व बैंक या बाकी एजेंसियां भी इसे करीब से देख रही हैं। हमने ये पहली बार देखा इस साल 2022 और 23 में कि दोनों प्रमुख फसलों के चक्र के दौरान उत्पादन आने के बावजूद उसकी प्रमुख फसल की, खरीफ फसल की चक्र थी की प्रमुख फसल है धान या चावल, और गेहूं रबी की जो प्रमुख फसल है, दोनों की कीमतों में गिरावट नहीं आई। यानी बाजार के अंदर एक बेहद मजबूत महंगाई की अंतर्धारणा बनी हुई है। सरकार भी नवंबर से लगातार कह तो ये रही है कि ओपन मार्केट में सेल किया जाएगा, अनाज छोड़ा जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं छोड़ा। और अब हम जब देख रहे हैं तो हम नई रबी की फसल की आवक सामने होते देख रहे हैं। बाजार रबी के उत्पादन के अनुमान खराब नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि जिस तरीके की सर्दी पड़ी है दिसंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर जनवरी के शुरुआती सप्ताह तक, ये रबी की फसल के लिए और अच्छी है। यानी गेहूं का उत्पादन पिछले साल से बेहतर होने की संभावना है। इसके बाद भी शायद सरकारी अनाज भंडारों में गेहूं कम होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें ऊंची होने के कारण भारतीय बाजार में गेहूं की कीमत बुरी तरह बढ़ी हुई है। और अब इसका असर हमें खाद्य महंगाई के एक नए चक्र के रूप में सामने आएगा, जिस पर हम आगे बात करेंगे, जब महंगाई के ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे कि महंगाई का ढांचा कितना जटिल होकर बदला है पिछले सिर्फ 2 महीने के भीतर भारत में। तो यहां से अब जहां पर कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी वो खाद्य उत्पादों में ब्रेड, बिस्किट और जो गेहूं से बनने वाले उत्पाद हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। और आप ध्यान रखें कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, यानी खुदरा महंगाई और थोक महंगाई, दोनों में भारत में अनाजों की महंगाई लंबे समय से दहाई के अंकों में बनी हुई है। और अनाज, जब भी सीरियल की इन्फ्लेशन, बुनियादी खाद्य महंगाई का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अनाजों की महंगाई दोहरी डिजिट में होती है, तो महंगाई कम होने की कोई सूरत बनती नहीं दिखाई देती। फसलों की महंगाई जरूर एक ऐसी राहत की बात होती थी कि जब फसलें आती थी तो कीमतें कम होती थी, पर इस बार वो डिमांड सप्लाई का जो चक्र है जिससे कि महंगाई कम होती थी वो पलट गया है। अच्छा अच्छी फसल के बाद भी कीमतें नीचे जाने को तैयार नहीं है। सर, कोई समाधान और है? ठीक है, ये तो है, खाद्य महंगाई को अंकुश करने का, लगाम लगाने का कोई और समाधान है सरकार के पास? सरकार ने, ऐसा मान सकते हैं आपकी सरकार ने पिछले साल जहां से गेहूं का एक्सपोर्ट खोला और फिर उसे वापस लिया, वहां से खाद्य प्रबंधन सरकार के हाथ से फिसलना शुरू हुआ। और अभी भी सरकारी अनाज भंडार में गेहूं है या मौजूद है। सरकार शायद बाजार में कीमतों और बाकी चीज़ों को देखते हुए उसे जारी नहीं करना चाहती है। फिलहाल सिर्फ एक और अन्य रास्ता है इम्पोर्ट का। लेकिन एक बार जब खाद्य कीमतों में तेजी बन जाती है, महंगाई की अंतर्धारणा बन जाती, तो उसे तोड़ पाना मुश्किल होता है। और इसलिए शायद हमें अगले 2-3 महीनों तक खाद्य महंगाई के उन स्तरों को देखना होगा। और कुछ और भी एलिमेंट हैं जिन पर हम आगे बात करते हैं खाद्य महंगाई के। चलिए, रोटी की बात हो गई, अब आते हैं कपड़े पर। कपड़ों की महंगाई भी सर लगातार चुनौती बनी है। पिछले 9 महीने से लगातार जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसके ऊपर नंबर बना हुआ है कपड़ों की महंगाई का। यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ क्या दिक्कत आ गई? कपड़ों की महंगाई में भी अगर आप फुटवियर और गारमेंट्स की महंगाई देखें तो वो भी 8 से 9% के आसपास के ऊपर बनी हुई। जब 8 से 9% की बात कहते हैं तो इसका मतलब ये कि
जो रिजर्व बैंक का की महंगाई दर है, जो सहनीय स्तर है 7%, उससे ऊपर जो महंगाई है वो महंगाई खराब है, परेशान करने वाली है। जब आरबीआई ने कल ये कहा था कि कोर इन्फ्लेशन भारत की सबसे बड़ी चुनौती है, तो उसका इशारा इस महंगाई की तरफ था। कपड़ों की महंगाई बढ़ना एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कपड़ों में कहीं इंपोर्ट का कंटेंट नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े गारमेंट या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के तौर पे हैं। दो चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं, एक तो कपास के उत्पादन में कमी, जो कि इस साल थोड़ा बेहतर है, लेकिन अगर पिछले स्तरों से देखें तो कपास के उत्पादन में जो कमी आई कॉटन में, उसकी वजह से। लेकिन कॉटन के अलावा भी टैक्सेशन के कारण, बहुत सारी अन्य गतिविधियों के कारण और बाजार में मंदी के कारण, उत्पादन कम होने के कारण कंपनियों ने उत्पादों की कीमतें और कपड़ों और गारमेंट्स की कीमतें बढ़ाई हैं। तो रोटी के बाद कपड़ा दूसरा बड़ा सेगमेंट है, जिसमें हमने इतने लंबे समय के बाद 8% से ऊपर 9% के आसपास की महंगाई देखी है। और ये भी महंगाई जिद्दी महंगाई है। एक बार कपड़े की कीमतें बढ़ने के बाद उन्हें नीचे आने की गुंजाइश उनमें कम दिखाई देती है। चलिए अब तीसरी बात करते हैं। रोटी की बात हो गई, कपड़े की महंगाई बात हो गई, अब बात करते हैं मकान की। अर्थव्यवस्था के एक और कोने से निकल रही महंगाई रिजर्व बैंक की चिंता बढ़ा सकता है। घरों की कीमतें बढ़ने के बाद अब देश में कई शहरों में घरों के किराए भी बढ़ रहे हैं, जिस वजह से महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दिसंबर के दौरान घरों के किराए की महंगाई 3 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। रिटेल महंगाई में घरों के किराए की हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा है। सर, घरों की महंगाई अचानक क्यों फूट पड़ी? ये नई एंट्री है महंगाई में, तो इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान तीनों हिस्से पूरे हो जाते हैं। किराए की महंगाई आमतौर पर हमने कोविड के दौरान और कोविड से पहले से भी, से 2019 के से लेकर और 2021 तक रेंट्स की महंगाई में उतनी बढ़ोतरी नहीं देखी थी, किराए उतने नहीं बढ़े थे, बल्कि हमने कोविड के दौरान इसमें एक किस्म का डिफ्लेशन देखा था, क्योंकि मकान खाली थे, लोग लॉकडाउन के दौरान शहर छोड़कर गांव चले गए थे। पर अब किराए की महंगाई बढ़ना शुरू हुई। 4.47% की बढ़ोतरी हमने दिसंबर में हाउसिंग इन्फ्लेशन में भारत में देखी है, जो थोड़ी चौंकाने वाली है। और कई जगह, कई सारे बड़े शहरों में तो किराए 10 से 20% तक, 25% तक बढ़े। 10% के आसपास किराए में 10 से 15% के आसपास की किराए में बढ़ोतरी सामान्य रूप से सारे नगरीय इलाकों में दिखाई दे रही है। इसकी दो बड़ी वजहें दिख रही हैं। एक वजह तो ये दिख रही है कि जो ओवरऑल हाउसिंग मार्केट में इन्फ्लेशन है, जिसके कारण हमें बने हुए मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देती है, और उस असर से भी बाजार में कीमतें बढ़ती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अब लोग वापस काम के लिए लौटने लगे हैं, लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं और अब वापस मकानों में लोग रहने आने लगे हैं, और इसके बाद मकान मालिकों को या ये जो हाउस रेंट का बाजार है उसे कीमत बढ़ाने का मौका मिला है। इस बीच में सप्लाई भी प्रिपेयर नहीं हुई थी, क्योंकि मकानों की कमी भी थी, किराए के मकानों की थोड़ी कमी भी थी, वो सप्लाई भी शॉर्ट है, और इसलिए अब लोग वापस लौट रहे हैं। कमर्शियल स्पेस भी खुल रहे हैं, वर्क स्पेस में भी काम शुरू हो रहा है, और इस वजह से वो जो लौटती डिमांड है, उस डिमांड के साथ मकान के किराए की महंगाई भी हमारे सामने खड़ी हुई है, और इसलिए ये तीनों चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर इसमें आप हाउसिंग प्राइसेस की कीमत जोड़ लें, जो कि आरबीआई हाउसिंग प्राइस इंडेक्स देता है, आरबीआई का एक हाउस प्राइस इंडेक्स है जो आरबीआई होम सेल्स की बिक्री के आधार पर तैयार करता है, और इसमें 7 प्रमुख शहर शामिल किए जाते हैं, 7 प्रमुख रीजन शामिल किए जाते हैं आरबीआई के। कोलकाता, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलौर। वो भी बता रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान और अन्य दूसरी रिपोर्ट भी बता रही हैं कि मकानों की कीमतें 7 से 10% बढ़ी हैं। सर, एक और बुनियादी सवाल कि ये जो महंगाई है, ये स्ट्रक्चरल हो गई है, ढांचागत हो गई है, जो लंबे समय तक टिकेगी, जिद्दी है, या मौसमी है? सीजन बदलेगा, मौसम बदलेगा, महंगाई चली जाएगी? शुभम, जैसा बता दें, भारत की महंगाई उतनी सहज और स्पष्ट रूप से समझने वाली नहीं होती, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्थानीय और कई सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो हम खाद्य महंगाई में एक नया वर्ग उभरता देख रहे हैं। खाद्य महंगाई के 2 हिस्से हैं। खाद्य महंगाई का एक हिस्सा पेरिशेबल कमोडिटीज़ का है, यानी जो जल्दी खराब हो जाने वाली कमोडिटीज़ है, और एक हिस्सा नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज़ का है, यानी जो लंबे समय तक खराब नहीं होने वाली। तो पेरिशेबल कमोडिटीज़ में आप सब्जी, फल को रख लीजिए, और नॉन पेरिशेबल में अनाज, दूध के उत्पाद, मिल्क, बने हुए सामान, स्नैक्स, स्पाइसेस हैं। और नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज़ का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हिस्सा 36.9% है, जबकि पेरिशेबल का हिस्सा केवल 8.9% है। तो इसलिए भारत की खाद्य महंगाई के भीतर जो लंबे समय तक टिकाऊ रहने वाली चीज़ें हैं, जिनकी कीमतें स्थायी रूप से प्रभावित होती, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसलिए आप ध्यान दे के देखें तो भारत में जो नॉन पेरिशेबल फूड इन्फ्लेशन है वो 29 महीने के
सर्वोच्च स्तर पर है। जबकि जैसा शुभम ने आपको शुरुआत में बताया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन की जो सुर्खियां बताती हैं कि भारत में महंगाई की दर में गिरावट आई है, तो जो नॉन पेरिशेबल कमोडिटी का चीज़ें हैं, जिनमें कि अनाज हैं, जिसमें स्पाइसेस हैं, जिसमें दूध के प्रोडक्ट हैं, इन सारी चीज़ों में महंगाई की दर 29 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है, 8.4% पर है। दूसरा पहलू ये कि भारत की ये जो ताज़ा महंगाई है शुभम, इस महंगाई में अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स का कोई योगदान नहीं है। ये पूरी की पूरी महंगाई नितांत घरेलू कारणों से निकल कर आ रही है। गेहूं की महंगाई में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का कोई योगदान नहीं है। कपड़े की महंगाई में किसी अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी का योगदान नहीं है, और मकानों की महंगाई में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर का योगदान नहीं है, क्योंकि सीमेंट, मिट्टी और बाकी सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही। ये ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा डिमांड सप्लाई का मिसमैच है उसका संतुलन बुरी तरह बिगड़ा है, और इसे सुधरने में समय लगेगा। तीसरी बात, अब महंगाई जिन चीज़ों में बढ़ती दिखाई दे रही है वो पेरिशेबल से बाहर है। मैंने कहा उस पर ध्यान देना जरूरी है। सब्जियों की कीमतें ऊपर नीचे हो भी जाएंगी तो बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं वो जिद्दी किस्म की चीज़ें हैं। कपड़ों की कीमतें बढ़ने के बाद घटने की संभावना कम है। अनाज की कीमत में कितनी कमी होगी हमें देखना पड़ेगा नई फसल आने के बाद, क्योंकि खरीफ की फसल आने के बाद हमने धान और चावल की कीमतों में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखी, और बाकी स्पाइसेस देखें या बाकी दूध की कीमतें देखें तो इनकी कीमतों में एक बार बढ़ोतरी के बाद कमी होने की संभावना नहीं है। इसलिए फिर ध्यान दीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ये क्यों कहा था कि हमें लंबी महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए, क्यों उन्होंने ये कहा था कि भारत की कोर इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा जिद्दी है और वो क्यों बढ़ती रहेगी आने वाले समय में। और चौथी और सबसे आखिरी बात कि इस महंगाई में बढ़ोतरी के बाद भी हमें रूरल और अर्बन वेजेस में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। मजदूरी की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, लोगों की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। ये महंगाई का ताज़ा अपडेट है जो ठीक बजट के पहले हमारे पास उपलब्ध है। सोचिए फिर जिए तो जिए कैसे, जब रोटी, कपड़ा, मकान जो सबसे बुनियादी चीज़ है, अगर इसमें एक इंटरनेट और जोड़ लें और वो भी लगातार महंगा हो रहा है, तो जब ये सबसे बुनियादी चीज़ें ही इतनी महंगी हो रही हैं, ज़रूरत पर ही इतना खर्च हो जा रहा है, ज़रूरत का ही मुंह इतना बड़ा हो जा रहा है, तो सीधी सी बात है और खर्चे होंगे कहाँ से, खपत सुधरेगी कहाँ से। बजट से पहले ये बड़ी चिंता, बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मनी सेंट्रल झटपट का। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में बैंकों में 5% या इससे ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदने के लिए नए नियम जारी किए। नए नियमों में 5% या ऊपर की हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी, और हिस्सेदारी खरीदने वाले को जब तक आरबीआई की तरफ से फिट एंड प्रॉपर नहीं माना जाएगा तब तक हिस्सा नहीं खरीदा जा सकता, उसकी बिक्री नहीं हो सकेगी। आरबीआई का ये नियम ऐसे समय में आया जब सरकार की तरफ से आईडीबीआई बैंक को बेचने का प्रयास हो रहा है। दूसरी खबर रूस से। भारत में रूस के कच्चे तेल का आयात बढ़ने की वजह से रूस अब भारत का चौथा बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान भारत में आयात हुए कच्चे तेल में सबसे ज़्यादा तेल रूस से आयात हुआ। दिसंबर में तो रोजाना रूस से करीब 10 लाख बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट हुआ है। हाइपर मार्केट रिटेल चेन चलाने वाली कंपनी डीमार्ट को दिसंबर तिमाही में मुनाफा 6% से ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के शेयर की पिटाई हो रही है। शायद अनुमान इससे ज़्यादा के थे। पिछले हफ्ते परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली और अब भाव निचले स्तर पर बना हुआ है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? सबसे महत्वपूर्ण खबर मनी सेंट्रल झटपट में रिजर्व बैंक के इस ताजे फैसले की है, जो शेयर बाजार से भी यदि आप किसी बैंक में हिस्सेदारी खरीदते हो और 5% से ऊपर जाती है तो उसके लिए रिजर्व बैंक से मंजूरी लेनी पड़ेगी। रिजर्व बैंक ऐसा इसलिए कर रहा है, उसकी दो बड़ी वजह है कि एक तो जो मनी लॉन्ड्रिंग और FATF से जुड़े हुए तमाम नियम हैं, उन नियमों के कारण रिजर्व बैंक ये नहीं चाहता कि दागी छवि वाले निवेशक शेयर बाजार से हिस्सेदारी लेकर बैंकों के हिस्सेदार बन जाएं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि रिजर्व बैंक बैंकिंग कंपनियों के पूरे संचालन में शेयर धारकों की पारदर्शिता को लेकर सुनिश्चित कर नए नियम सुनिश्चित करना चाहता है। तो इसलिए अगर बाजार में भी किसी बैंक के शेयर में बड़ी डील होगी तो उसकी मंजूरी तभी होगी या वह तभी अंतिम नतीजे तक पहुंचेगी जब तक रिजर्व बैंक की उसे मंजूरी मिलेगी। चलिए अपने अगले पड़ाव, आखिरी पड़ाव अरमानों की चिट्ठी पर आगे बढ़ें। उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना देते हैं। कल हेलो मनी 9 में म्यूचुअल फंड का शो होना है। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं,
म्यूचुअल फंड से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो लिख भेजिए मनी 9 को। कल आपके सवाल का जवाब देंगे सीधे हमारे एक्सपर्ट। सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप अपना सवाल भेजिए, या ईमेल आईडी, इस पर आप अपना सवाल मेल कर दीजिए। सवाल में अपना नाम, उम्र और शहर का नाम जरूर भेजिए। मोबाइल नंबर लिखना भी ना भूलें। मोबाइल नंबर से हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपकी बात सीधे कराएगी हमारे खास एक्सपर्ट से। तो अगर आपका है कोई सवाल म्यूचुअल फंड से जुड़ा तो तत्काल जुड़ जाइए हेलो मनी 9 के साथ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक पढ़े लिखे बेरोजगार के मन की बात, उसके अरमानों की चिट्ठी वित्त मंत्री के नाम। डाकिया आया, डाकिया आया। वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठी में आज हमारे पास है एक बेरोजगार युवक की चिट्ठी। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो इस चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं। वो लिखते हैं, वित्त मंत्री मैडम नमस्ते, मेरा नाम संतोष मीणा है। राजस्थान के सीकर में रहता हूँ। मैंने इसी साल बीएससी की परीक्षा गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से पास की है। 8-9 महीने हो गए। नौकरी की तलाश में शहर शहर भटक रहा हूँ। एक इंटरव्यू के लिए जयपुर जा रहा था और मोबाइल पर खबरें पढ़ते हुए पता चला कि आप बजट बनाने के लिए लोगों की राय ले रही हैं। तो मैं भी अपने मन की बात आज आपको लिख रहा हूँ। मैडम, घर वालों का सामना करना मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि बीएससी करने के बाद नौकरी मिलने में इतनी मुश्किल आएगी। बीटेक जैसे महंगे कोर्स के लिए मेरे पास फीस भी नहीं थी। पापा एक प्राइवेट कंपनी में स्टोर सुपरवाइजर हैं। महंगी पढ़ाई की फीस कहाँ से लाएं? तो उन्होंने सरकारी कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। मैं बाहर कहीं नौकरी करना चाहता हूं, मगर कोई काम नहीं मिलता। कम से कम सरकारी कॉलेजों में हर साल दाखिला लेने से पहले करियर काउंसलिंग हो जाए तो कुछ राहत मिलेगी। पता तो हो कि ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी के मौके कहाँ मिल सकते हैं। हर साल मेरे जैसे हजारों ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। कल पिताजी भी कह रहे थे कि नोएडा दिल्ली के सपने मत देख, जहां प्राइवेट नौकरी मिले कर ले। मेरी बहन भी है और उसकी शादी करनी है। मैडम, मैंने इसी दिन के लिए तो दिन रात मेहनत करके फर्स्ट क्लास से बीएससी पास नहीं की थी। मैडम, सुना था सरकार कोई नई शिक्षा नीति लाई है, मगर हमारे कॉलेज तक तो वो पहुंची ही नहीं। अब जहां जाओ हर कोई ट्रेनिंग मांगता है। कॉलेज ने तो इतनी फीस लेकर भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी कि जिससे मुझे काम मिल सके। कैंपस प्लेसमेंट जैसी चीज़ें सरकारी कॉलेजों में हो तो कितना अच्छा हो जाए। मेरे जैसों को नौकरी मिल जाएगी और उद्योगों को अच्छे पेशेवर। कुछ करिए मैडम, अब तो फौज में भी स्थायी नौकरी नहीं मिलती। चलिए, मेरा बस स्टॉप आ गया है, इसलिए अपनी बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर इंटरव्यू में पास हुआ और नौकरी मिली तो आपको ज़रूर खत लिखूंगा। नमस्ते, आपका संतोष मीणा।